हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्टको में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। दोस्तों आपको चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कांग्रेस है, इसको कौन सी चुनौती आती है और फिर कैसे इसका पुनर्स्थापना होता है, उसी चीज को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, दूसरे अध्याय जिसका नाम था एक दल के प्रभुत्व का दौर। वहां पर जो है कांग्रेस का बहुत ज्यादा दबदबा चलता है। लेकिन आपको थोड़ा सा मोटिव समझाएं तो आपको मालूम होगा 1964 में जो है नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर शास्त्री जी बनता है और इसीलिए 1960 का दशक को क्या कहा जाता है? खतरनाक दशक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहीं पे 1962 में जो है चाइना के साथ हम लोगों को लड़ाई करना पड़ता है। उसके बाद फिर 1965 में जो है आपका पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना पड़ता है और 1964 में जो है नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शास्त्री जी की भी जो है मृत्यु हो जाती है 1967 में। ठीक है, तो इन सारी घटनाओं के बाद, इन सारी घटनाओं की वजह से 1960 का दशक को जो है क्या कहा जाता है? खतरनाक दशक। तो दोस्तों इस अध्याय में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस का दबदबा है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर खत्म होने के बाद 1967 के बाद 1967 में थोड़ा बहुत खत्म हो जाती है। फिर 1971 में बहुत इसका दबदबा फिर से बहुत ज्यादा हो जाता है। उसी चीज को पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले अध्याय में यानी कि दूसरे अध्याय में एक दल के प्रभुत्व के दौर में देखा था कि चुनाव के पहले दशक में तहलका मचा रखा था। कांग्रेस जो है चुनाव के पहले दशक में तहलका मचा रखा था। किस तरीके से वो पार्टी का दबदबा शुरू होता है, कैसे वो अपने विपक्षी गुटों को अपने में शामिल करके, अगर उसके सामने कोई विपक्षी पार्टी है और वो थोड़ा खतरनाक है तो उसको अपने पार्टी में शामिल करके वो शासन चलाता था। लेकिन ये दबदबा जो है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। नेहरू की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो पार्टी की दबदबा है वो खत्म हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कांग्रेस प्रणाली के बारे में, कांग्रेस प्रणाली वो भी खत्म हो जाती है। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी खत्म हो जाती है। यानी कि एक प्रकार का पूर्ण रूप से चुनौती का जो है एक प्रकार का चुनौती सामने आ जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 1960 के दशक में इस प्रणाली को पहली बार चुनौती मिली। पहली बार विपक्ष पहले की तुलना में कम विभाजित थी। यानी कि विपक्ष जो है वो पहले की तुलना में बहुत कम बटा हुआ था, कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था, कहीं ज्यादा। कांग्रेस को इसकी चुनौती का सामना करना पड़ा और कुछ कांग्रेस के अंदर भी चुनौतियां थी, उसे भी इसे झेलना पड़ा। पार्टी में सभी गुटों को एक साथ थाम कर कांग्रेस शासन नहीं चला पा रही थी। यानी कि इसमें हम लोग निम्नलिखित बातों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस थोड़ा सा गलत है, ध्यान दीजिएगा, CONGRESS होगा शायद। ठीक है, तो नेहरू के बाद राजनीति ने क्या करवट ली, हम लोग चर्चा करेंगे कि नेहरू के बाद, नेहरू की मृत्यु के बाद राजनीति जो है वो क्या करवट ली। विपक्ष की एकता, विपक्ष जो है पूरा एकता हो गई थी, पूरा मिल गई थी और खुद के बिखराव से और कांग्रेस जो है वो बिखर गई थी। इसके बाद इसको कैसी चुनौती मिली? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस किस तरह से इन चुनौतियों से उभरी, किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना किया, कैसे नई नीतियों तथा विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्वापसी की। तो दोस्तों इसी चीज को हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है। जो पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट लगेगा और जो पॉइंट मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जब तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट नहीं करेंगे तो दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आराम से आप बैठ जाइए, मेरी बातों को कहानी की जैसा सुनिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन जो भी पूछेगा आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं नेहरू की मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। कब मृत्यु हुई थी उसका? 1964 के मई में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में देखिए क्या पढ़ते हैं, थोड़ा आपको समझा देते हैं ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में और मजा आए। देखिए 1964 में जो है, यानी कि 1964 में जो है नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। फिर 1965 में जो है, यानी कि 1965 में किसके साथ? पाकिस्तान के साथ जो है एक प्रकार का युद्ध करना पड़ता है। और 1967 में जो है आपका, यानी कि शास्त्री जी जो 64 के बाद वो बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 1967 में जो है वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री है एक प्रकार का बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर हो जाती है 1967 में। ठीक है, फिर 1971 आता है। 1971 में ही आप देखें, आप जानते होंगे क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था भारत के विदेश संबंध में, जहां पर हम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हैं 1971 का और वो जीत जाते हैं। वो जीतने के बाद जो इंदिरा गांधी की दबदबा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर गरीबी हटाओ का नारा वगैरह देती है। फिर वो जो है 1974 में, यानी 1971 में जो लोकसभा में बहुमत हासिल करती है। तो इसी चीज को दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यानी कि 1965 से लेकर के 1971-74 के बीच तक का पूरा स्थिति को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, बस आप सुनते जाइए। देखिए नेहरू की मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। लगभग 1 साल से नेहरू जी बीमार चल रहे थे और फिर अचानक 1964 के मई में उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू की मृत्यु के बाद कई गंभीर सवाल पैदा हो गया, कई गंभीर सवाल। सबसे पहला, इस देश का क्या होगा? क्या लोकतंत्र कायम रह पाएगा? और उस वक्त देश के सामने अनेक कठिनाइयां भी थी।
तो क्या नया चेहरा इसका हल निकाल पाएगा? बहुत सारे कठिनाइयां थे, क्योंकि हम लोग 1962 में भी युद्ध लड़े थे, 1965 में भी युद्ध लड़े थे, तो समझ जाइए एक प्रकार का मतलब अच्छा 1964 में मृत्यु हुई इतना, सॉरी, तो 1962 में हम लोग युद्ध लड़े थे और आर्थिक वगैरह संकट थी, फिर विभाजन हो गया था, तो एक तरह से बहुत सारी कठिनाइयां थी देश के अंदर। तो क्या इसको कौन संभाल पाएगा, कौन संभाल पाएगा, कौन इसका हल निकाल पाएगा? इस चुनौती से लगभग पूरा देश जो है वो जूझ रहा था, खास करके कांग्रेस पार्टी। ठीक है, फिर अचानक एक दिन 1960 के दशक को इसीलिए खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि यह चुनौती और कठिनाइयां तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ गरीबी और गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी भी सुलझे नहीं थे, अनसुलझे थे अभी भी, समझ गए? जैसे कि 1965 में पाकिस्तान और 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, इसीलिए इसको खतरनाक खतरनाक दशक कहा जाता है। 1965 में पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर वगैरह हमला कर लेते हैं, हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था। ठीक है, अब नेहरू के बाद शास्त्री का शासनकाल, तो हम लोगों ने देखा अचानक कि किस तरीके से जो नेहरू की मृत्यु हो जाती है और अचानक जो है एक प्रकार का बहुत गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ता है कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, नेहरू के बाद शास्त्री का शासनकाल, तो द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे शास्त्री जी। कौन थे? शास्त्री जी। ठीक है, नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपने पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशवरा किया। सभी ने फैसला किया कि लाल बहादुर शास्त्री को देश के प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो ये जो है द्वितीय प्रधानमंत्री थे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब प्रधानमंत्री से पहले शास्त्री जी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री थे। ठीक है, वो प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे। इन्होंने कभी भी किसी चीज का विवाद नहीं किया, यह अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए मशहूर थे। ठीक, यह 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री रहे और इतने कम वक्त में उन्होंने दो बड़ी चुनौतियों का सामना करा। सबसे पहला चुनौती थी भारत चीन युद्ध से जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई थी, उसका सामना किया, और दूसरा चुनौती थी मानसून की असफलता। मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, खाद्यान्न का संकट कई जगहों पर आ गया था। इन दोनों चुनौतियों का जो है वो इतने कम समय में, इतने कम मतलब 1964 से लेकर 66 के बीच में ये दो बड़े चुनौतियों का उन्हें सामना किया। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, ये भी एक प्रकार का चुनौती था। ठीक है, तो ये हो गया किसका शासनकाल? नेहरू के बाद शास्त्री जी का शासनकाल। अब हम लोग आगे देखते हैं, जय जवान जय किसान का जो नारा है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। आइए जानते हैं कुछ लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1904 से लेकर के 1966 तक, तो उसकी जो पैदाइश है, यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पैदाइश है वो 1904 ईस्वी में हुई थी और उसकी मृत्यु हुई थी 1966 में। ध्यान रखिएगा, भारत के ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम क्या था? शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम जवाहरलाल नेहरू, तृतीय इंदिरा गांधी। ठीक है, चौथा में अगर आएगा तो मोरारजी देसाई। अब आगे देखते हैं 1930 से स्वतंत्र आंदोलन में भागीदारी। ठीक है, तो स्वतंत्र आंदोलन जो अंग्रेजों के जमाने में चल रहा था उसमें ये क्या कहते? भागीदारी भी लिए थे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहा और 1951 से 56 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे। जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया। रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो उस समय रेल दुर्घटना हो चुका था, जिसके कारण ये क्या किया? जिम्मेदारी जो नहीं उठा पाया, यानी कि ये घटना से मतलब मुक्त नहीं करा पाया, यानी कि घटना क्यों हुआ, इसी की वजह से ये क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो हम लोगों ने देखा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, हम लोगों ने देखा लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल, हम लोगों ने देखा नेहरू के बाद की चुनौती को। अब आगे चैप्टर आगे बढ़ते हुए देखते हैं शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी का शासनकाल, और यही है इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो इसी पॉइंट से बनता है। समझिए, ध्यान से देखने की आप लोगों को अति आवश्यक है, बहुत जरूरत है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगे प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए आप लोग चलेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं। कम से कम 200 आदमी देखते हैं तो 200 तो लाइक आना चाहिए ना, है कि नहीं? क्योंकि सबके लिए यहाँ पर करते हैं, ऐसा नहीं जितना आपको बेनिफिट है उतना सभी को बेनिफिट है। समझिए, शास्त्री जी की 1966 में मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर से राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल पैदा हो गया कि अब फिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन इन कठिनाइयों से दूर करेगा, इस तरह का सवाल जो है फिर से पैदा हो गया। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था, और मोरारजी देसाई क्योंकि बहुत पहले से पार्टी में थे, इंदिरा गांधी भी थे, लेकिन इंदिरा गांधी को उतना अनुभवी नहीं माना जाता था। तो इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। मोरारजी देसाई उस वक्त बंबई प्रांत, यानी कि वर्तमान में महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि बंबई प्रांत जो है बंटवारा हो गया, बाद में वो महाराष्ट्र और गुजरात में बट गया, तो वहां के वो क्या थे? मुख्यमंत्री पद पर थे। कौन? मोरारजी देसाई। ठीक है, इसलिए मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच बहुत बड़ा मुकाबला हुआ। इंदिरा गांधी के पहले कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। इंदिरा गांधी जो है वो पहले कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना का प्रभार भी संभाला था। कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। कांग्रेस पार्टी ने 2/3 से ज्यादा सांसदों ने उन्हें वोट दिया और मोरारजी देसाई
हार गए। समझ गए? तो कौन दिया था? कांग्रेस के सांसद ही जो है वो इंदिरा गांधी को 2/3 वोट दिया था, 2/3 से भी ज्यादा, और मोरारजी देसाई जो है वो हार गए। अब आगे देखिए, प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। इसकी कठिनाइयां और भी बढ़ गई क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। तो प्रधानमंत्री के बनने के जस्ट 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को जो है लोकसभा का चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। इस कठिनाई और भी बढ़ गई क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत खराब हो गया था। अब आगे देखते हैं इंदिरा गांधी के बारे में थोड़ा सा। इंदिरा गांधी की पैदाइश जो है वो 1917 ईस्वी की होती है और उसकी जो मृत्यु है वो 1984 को होती है। 1966 से लेकर के 1977 तक और दोबारा 1980 से लेकर के 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। लेकिन 1980 से लेकर के 84 के बीच में भी 18 महीना के लिए, लगभग 2 साल समझ लीजिए आप, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 1977 में जो चुनाव होता है लोकसभा चुनाव, वहां पर ये हार जाती है, फिर दोबारा जो है 1980 में बनती है। ठीक है, या इसके बाद जो है मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बन गया था। वो क्यों बना था हम लोग चैप्टर 6 में जानेंगे, बहुत मजेदार चैप्टर है। वहां पर जो है आपातकाल वगैरह लागू कर दिया था, जिसके कारण जो कांग्रेस पार्टी एक प्रकार का बहुत हार गई थी, पूरी तरीके से हार गई थी। ठीक है, फिर ये जो 1977 में मोरारजी देसाई जो सरकार बनाया था, तो इसके अंदर गठबंधन सरकार था, तो अंदर अनबन हुआ थोड़ा सा, फिर ये पार्टी टूट गया, जिसके कारण फिर 1979 में ये पार्टी खत्म हो गया। ठीक है, मोरारजी देसाई जो है मात्र 18 महीना ही शासन किया था, मात्र 18 महीना। तो उसके बाद फिर से जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी जो है वो 1980 से लेकर के 84 तक दोबारा प्रधानमंत्री बनी और 1966 से लेकर के 77 तक। तो यहाँ पर भी वही बात है कि 1966 से 77 पहले, फिर 77 में हार जाती है, फिर दोबारा जो है 1980 से लेकर के 84 तक बनती है। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोबारा कब बनी, क्या बनी, वगैरह वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा कि दूसरी बार कब से कब तक बनी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। ठीक है, 1958 में जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1958 में। 1964 से लेकर के 66 में शास्त्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रही थी। ठीक है, शास्त्री मंत्री, यानी कि शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय ये क्या थी, शास्त्री मंत्रिमंडल में जो है वो केंद्रीय मंत्री के पद पर थे। ठीक, 1967, 71 और 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाया। एक 1967 के भी चुनाव में, 71 के भी चुनाव में, 71 में तो बहुत बहुमत मिल गया था, इससे पहले कांग्रेस को कभी इतना वोट नहीं मिला था। फिर 1980 के भी आम चुनाव में कांग्रेस को क्या बनाया, विजयी बनाया। 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय जो है वो इंदिरा गांधी को दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से कांग्रेस पार्टी जीती थी, ज्यादा यही रीजन थी। ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 इसी दिन जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। कब? 31 अक्टूबर 1984 को इसी दिन जवाहरलाल नेहरू की बेटी को हत्या कर दी गई। और गरीबी हटाओ का जो नारा है वो किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। इन्होंने प्रीवी पर्स क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे। इन्होंने प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और आणविक परीक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए थे। किसने? इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी के बारे में ये कुछ बेसिक जानकारी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इसकी मृत्यु कब हुई थी, ये दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी थी 1980 में। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आपको समझ में आ गया शास्त्री के बाद के इंदिरा गांधी का शासनकाल, किस तरीके से शासनकाल वगैरह उसकी चले थी। ठीक है, 1 साल के अंदर ही जो है दोबारा चुनाव हुआ, क्योंकि 66 में बनी, फिर 1967 में जो चुनाव हुआ तो उसमें भी जीत गई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जो है कांग्रेस बहुत जगह सीट हार गई थी। लेकिन उससे भी बदतर बुरा हाल हुआ था 1977 में, जो कि हम लोग जानेंगे आगे। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं कांग्रेस को चौथा आम चुनाव यानी कि 1967 में इतना बड़ा झटका क्यों लगा। वो तो यानी कि लोकसभा चुनाव तो जीते थे, लेकिन वो राज्यसभा जो चुनाव है उसको नहीं जीत पाए थे। आखिर क्यों इतना बड़ा झटका उसको क्यों लगा, देखते हैं। देखिए, देश में चौथा चुनाव आने तक कई बड़े बदलाव हो गए थे। सबसे पहले 2 प्रधानमंत्री का मृत्यु, एक जवाहरलाल नेहरू और एक शास्त्री जी। ठीक है, नए प्रधानमंत्री को सिर्फ 1 साल हुए थे, इसलिए नए प्रधानमंत्री को कम अनुभवी माना जाता था। देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी, देश की जो आर्थिक स्थिति है वो विकट हो गई थी। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट, सैन्य खर्चे में भारी बढ़ोतरी, इस तरह की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई थी। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा, यानी कि जो दाम थी, जो कीमत थी, उसमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुआ। आवश्यक वस्तु यानी कि जो जरूरत की वस्तु थी उसमें भी वृद्धि हुई। खाद्यान्न की कमी यानी कि जो अनाज थी उसकी कमी हुई। बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। कब? 1967 की बात यहाँ पर हो रही है। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। समाजवादी और साम्यवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। कौन? समाजवादी पार्टी और साम्यवादी पार्टी, समाजवादी और साम्यवादी पार्टी। तो ये है कांग्रेस का चौथा आम चुनाव। 1967 में इतना बड़ा झटका क्यों लगा? तो ये सारे रीजन थी, ये सारे कारण थे। अब है गैर कांग्रेसवाद। समझिए, विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रही थी। विपक्षी दल जो है वो जन विरोध की अगुवाई कर रही थी और सरकार पर दबाव डाल रही थी।
वह सभी दल जिसकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी, वे सभी एकजुट हो गए। जितने भी मैंने कहा ना कि सब एक हो गए थे और कांग्रेस जो है वो बिखर गई थी, तो जितने भी लोग थे जिसका विचारधारा भी अलग था, बिल्कुल अलग था, तब पर भी वो क्या हो गया, एक हो गया सिर्फ कांग्रेस के विरोध में। उनको लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता, यानी कि इनको अनुभव नहीं है, और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक, यानी कि अंदर में जो बहुत सारा उतार चढ़ाव हो रहा था कांग्रेस के अंदर, उनको इससे लग रहा था कि कांग्रेस को सत्ता से हटाने का अवसर मिला है। किसको? विपक्षी दलों को ऐसा महसूस हो रहा था। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। तो गैर कांग्रेसवाद का नाम इसी रणनीति को दिया था, यानी कि सभी पार्टी एकजुट हो गए, एक चाहे विचारधारा मिले ना मिले एकजुट हो गए सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ। और इन लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, जिस कारण हो सकता है हम उसको हरा देंगे, ठीक है, ऐसा इन लोगों को लग रहा था। इसके पक्ष में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी को एक साथ आना जरूरी है। ये गैर कांग्रेसवाद के अंतर्गत ही ये बात कही थी कि कांग्रेस का जो शासन है वो लोकतांत्रिक नहीं, अलोकतांत्रिक है, और गरीब लोग जो गरीब लोगों के खिलाफ है इसका शासन, इसीलिए गैर कांग्रेसी जितने भी है उसको एक साथ आना जरूरी है, यानी कि सभी पार्टी को। अब देखते हैं राम मनोहर लोहिया के बारे में। देखिए, समाजवादी नेता और विचारक, ये क्या थे? ये समाजवादी नेता थे और विचारक थे, स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। मूल पार्टी में विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता 1963 से लेकर के 67 तक लोकसभा का सांसद रहे थे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये बनता है कि 1963 से लेकर 67 के बीच ये क्या थे? लोकसभा के सांसद थे। कौन? राम मनोहर लोहिया। मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक थे। संस्थापक संपादक किसके? मैनकाइंड एवं जन, ठीक। गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान, इसने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो किसने खोला था? राम मनोहर लोहिया ने। तो आपको समझ में आ गई गैर कांग्रेसवाद के बारे में, आपको समझ में आ गया राम मनोहर के बारे में। उसकी पैदाइश जो है 1910 ईस्वी को हुई थी और उसकी जो मृत्यु है कब हुई थी? 1967 को। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आगे देखते हैं चौथा आम चुनाव। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि चौथा आम चुनाव में जो है कांग्रेस को इतना बड़ा झटका क्यों लगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर कारण देखा कि ये झटका लगा, लेकिन तब भी वो लोकसभा में जीत गई थी, उसी के बारे में यहाँ पर है। यानी कि चौथा आम चुनाव 1967 जब लोकसभा चुनाव होती है और पहली बार इंदिरा गांधी जो है बिना नेहरू के क्या करते हैं? प्रचार करते हैं कांग्रेस का। तो 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कब हुए थे? 1967 के फरवरी महीने में चौथा आम चुनाव हुआ था। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, चौथा आम चुनाव कब हुआ था? 1967। पहला कब हुआ था? 1952, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला 1952, 52 5 57 में दूसरा, तीसरा यानी कि 57 और 5 कितना हो गया? 62 हो गया, 62 में हो गया तीसरा, और चौथा 62 और 5 67 में हुआ चौथा, ठीक है। पांचवा जो हुआ था वो 71 में ही हो गया था, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे रीजन हम लोग आगे वाले अध्याय में देखेंगे। इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री थी, लेकिन तब भी वो क्या किया कि नहीं, फिर से चुनाव होना चाहिए। तो 1971 में यानी कि जस्ट 4 साल के बाद चुनाव हो जाता है। फिर एक बार 1974 में 77 में चुनाव होता है, ठीक है, यानी 71 6 साल बाद। तो ध्यान दीजिएगा ये सभी पहला दूसरा तीसरा, पहला 52, दूसरा 57, तीसरा 62, चौथा 67, पांचवा 71, छठा जो है 77, उसके बाद 8वां जो है फिर 80। तो 8वां के बारे में भी नहीं आना है। तो इस तरीके से जो है चुनाव होता था। तो 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। पहली बार नेहरू जी के बिना कांग्रेस मतदाताओं का सामना कर रही थी। लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव हुआ, लेकिन इस बार का चुनाव का जो परिणाम है वो बहुत चौंका देने वाला था, बहुत ज्यादा। केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस को धक्का लगा, केंद्र में भी और राज्य में भी, दोनों जगह किसको? कांग्रेस को धक्का लगा। इस चुनाव का परिणामों को कहा गया राजनीतिक भूकंप। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए राजनीतिक भूकंप क्या है, तो आपको सिंपली आंसर देना है कि कांग्रेस जो है चौथे आम चुनाव में लड़ रहे थे, लड़ने के बाद इसको दोनों जगह यानी कि राज्य में भी और केंद्र में भी धक्का लगा, और इसी चुनाव के जो परिणाम है उसी को कहा गया राजनीतिक भूकंप, ठीक है। कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत तो मिली, लेकिन प्राप्त मतों के प्रतिशत और सीटों की जो संख्या है वो भारी कमी आई। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, समझ गए। उसको तो लोकसभा में जीत तो मिला, लेकिन जो उसका प्राप्त मत है, जो वोट है, वोट के प्रतिशत है और जो सीट की संख्या है वो बहुत कम मिली थी, ठीक। तमिलनाडु से कामराजू, महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से के.बी. सहाय जैसे दिग्गज का मतलब बड़े नेता चुनाव हार गए थे, जो कि कांग्रेस के थे, ठीक है। क्या क्या? तमिलनाडु से कामराजू, महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से के.बी. सहाय जैसे दिग्गज नेता जो है वो चुनाव हार गए थे। कांग्रेस को 9 राज्यों में से सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, यानी कि कांग्रेस को टोटल 9 राज्यों में सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। 7 राज्य में बहुमत नहीं मिला, वहां पर जो है उनको क्या करना पड़ा, 7 राज्य में उनको बहुमत नहीं मिला, और 2 राज्य में दल बदल होने के कारण यहाँ भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। दल बदल वाली जो घटना बहुत तेजी से हो रही थी, इसके बारे में जानेंगे। इसी में एक मुहावरा जो है जुमला चला था, आया राम गया राम
दल बदल के ही कारण, तो हम लोग आगे जानेंगे इसी वीडियो में। तो कांग्रेस जो है टोटल 9 राज्यों में हार जाते हैं, 7 राज्यों में उसको तो बहुमत ही नहीं मिलता है, और 2 राज्यों में जो है उनकी दल बदल के कारण उनकी हार हो जाती है। समझ गए, सत्ता से इसको हाथ धोना पड़ता है। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बनाते हैं। कांग्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 होना चाहिए ना। कांग्रेस जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में जो है सरकार नहीं बना पाती है। अब मद्रास प्रांत को अभी क्या कहा जाता है, तमिलनाडु कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। कौन सी सरकार? गैर कांग्रेसी सरकार, यानी कि गैर कांग्रेसी का मतलब हुआ यानी कि कांग्रेस का सरकार नहीं बना था। अब मद्रास प्रांत में एक क्षेत्रीय पार्टी जिसका नाम था द्रविड़ मुनेत्र कषगम, इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। तो द्रविड़ मुनेत्र कषगम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही थी। कहां पर? मद्रास प्रांत, जिसको अभी तमिलनाडु बोला जाता है। द्रविड़ मुनेत्र कषगम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीएमके, ये क्या थे? हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहाँ के छात्र हिंदी राज्य भाषा का विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि यह भाषा जबरदस्ती केंद्र द्वारा थोपा गया है, और इसका नेतृत्व जो है वो कौन कर रहा था? डीएमके कर रहा था, यानी कि जो छात्र का नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? डीएमके पार्टी कर रही थी। चीजें आपको समझ में आ गई। चौथा आम चुनाव में क्या क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? चुनाव हुआ, राजनीतिक भूकंप कहा गया, राजनीतिक भूकंप की संख्या दी गई। कांग्रेस जो है 9 राज्यों में हार जाते हैं, 7 राज्यों में उसको बहुमत नहीं मिलती है, 2 राज्यों में दल बदल के कारण हार जाते हैं। वो राज्य का नाम क्या क्या था? मद्रास प्रांत को तमिलनाडु कहा जाता है। उसके बाद मद्रास प्रांत में जो एक क्षेत्रीय पार्टी जिसका नाम है द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी कि डीएमके, वो जीत जाती है, ठीक है। और एक आंदोलन भी चलाता है, छात्र आंदोलन, जो कि हिंदी राज्य भाषा के खिलाफ, क्योंकि दक्षिण जो इंडिया है, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, वो जो है हिंदी को नहीं मानते, अभी भी बहुत नहीं मानते, ठीक है। अब देखते हैं गठबंधन। गठबंधन, देखिए, जब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है तब वो सरकार नहीं बन सकती। ऐसी स्थिति में 2 या 2 से अधिक पार्टियां साथ मिलकर सरकार बनाती है, इसे ही गठबंधन कहते हैं। तो गठबंधन का डेफिनेशन तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं 1967 के चुनाव में कुछ ऐसी स्थिति थी जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल बनाया, और गैर कांग्रेसी सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। क्या कहा गया? संयुक्त विधायक दल की सरकार, ठीक है। 1967 में जब कोई पार्टी को बहुमत नहीं मिला था तो अनेक गैर कांग्रेसी पार्टी ने मिलकर क्या बनाया? संयुक्त विधायक दल बनाया, और गैर कांग्रेसी सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अब गठबंधन में अलग अलग विचारधारा वाले पार्टी थे, क्योंकि भाई गठबंधन है, सभी पार्टी की विचारधारा अलग अलग होती है, तो गठबंधन में जो है अलग अलग विचारधारा वाले पार्टी थे। एग्जाम्पल, बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टी एसएसपी और पीएसपी शामिल थे। इसके साथ इस समाजवादी पार्टी हो गया एसएसपी और पीएसपी, वहीं पे इसके साथ इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। तो देखिए, अलग अलग विचारधारा हो गया। पंजाब में बनी विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। क्या कहा गया? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया, पंजाब में जो बने विधायक दल की सरकार थे। अब देखते हैं दल बदल के बारे में। दल बदल क्या होता है? दल बदल के कारण जो आयाराम गयाराम फेमस हुआ उसको देखते हैं। देखिए, दल बदल, कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर जब चुनाव लड़े और फिर जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चले जाए, उसे ही दल बदल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद फिर वो दूसरे इस पार्टी को छोड़ करके, इस दल को छोड़ करके, यानी कि जहां से वो जीता था उस दल को छोड़ के दूसरे पार्टी में चला जाए, उसी ही बोलते हैं दल बदल। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों के कारण 3 राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता खोना पड़ा और गैर कांग्रेसी सरकार बनाया। वैसे हम लोग आगे देखिए, यहाँ पर 2 राज्य है, तो शायद और कुछ दिन बाद, यानी कि पहले तो 2 राज्य नहीं, टोटल 9 राज्य में सत्ता से हाथ धोना पड़ा, जिसमें से 7 राज्य में बहुमत और 2 राज्य में दल बदल। लेकिन आगे यहाँ पर बता रहा है कि 3 राज्य तो हो सकता है बाद में शायद 3 राज्य में चला गया हो, ठीक है, क्योंकि आपका बुक का सेम टू सेम यहाँ पर पॉइंट उठाया गया है और एनसीईआरटी में एक्चुअली 100% गलत है, तब भी सही है, ठीक। देखिए, तो कौन कौन से यहाँ पर राज्य भी बता दिया, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की में कांग्रेस को सत्ता खोना पड़ा था सिर्फ दल बदल के कारण। इसी कारण एक जुमला आया राम गया राम बहुत मशहूर हुआ। आया राम गया राम, आया राम गया राम। अब आया राम गया राम जुमला जो है क्यों मशहूर हुआ, तो देखिए, विधायकों द्वारा तुरंत किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी या फिर तीसरी में शामिल होने की घटना से आया राम गया राम जुमला जो है वो मशहूर हुआ। 1967 के आम चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक जिसका नाम गया लाल था, क्या नाम था? गया लाल, उसने हद ही पार कर दिया। सबसे पहले वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए। ये पंजाब का जो एक पार्टी था जिसका नाम था यूनाइटेड फ्रंट, तो वो सबसे पहले क्या किया, कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गया, फिर कांग्रेस में वो लौट गए। अरे, पहले यूनाइटेड फ्रंट, फिर वो कांग्रेस में लौट गए, फिर जस्ट 9 घंटे के बाद दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। तो इसीलिए इन्होंने हद ही पार कर दिया। इसी को लेकर कांग्रेस का एक नेता था जिसका नाम था राव वीरेंद्र था। क्या नाम था? राव वीरेंद्र। इसी ने प्रेस के सामने, मीडिया के सामने घोषणा कर दिया कि गया राम था, अब आया राम है।
गया राम था अब आया राम है, ये जुमला मशहूर कर दिया। अब यहाँ पर बोलेंगे सर वो तो गया फिर आया राम है कैसे हो गया, तो उल्टा बनना चाहिए, आया राम था अब गया राम है। नहीं, देखिए पहले अगर आप ध्यान देंगे तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, यानी कि पार्टी को छोड़ दिया, तब ये जुमला मशहूर हुआ, आया राम गया राम। अब यहाँ पर क्या था, वो बेचारा चले गया, तो वो बेचारा फिर आया फिर गया फिर आया फिर गया, तो यहाँ पर रख दिया गया राम था अब आया राम, तो यहाँ पर जो उल्टा हो गया, यानी कि आया राम या गया राम था, अब यहाँ पर गया राम था अब आया राम है, इस तरीके से उल्टा जुमला हो गया। तो कौन कहा था इसको, एक नाम जिसका नाम था राव वीरेंद्र था, ये कांग्रेस के एक नेता थे। ठीक है, राज्य में बने जितने भी गैर कांग्रेसी सरकार थे उनमें से अधिकतर गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। ठीक है, तो जितने भी गठबंधन की सरकार है विचारधारा अलग अलग है, तो ज्यादा दिनों तक जो है वो लोग नहीं चल पाए। अब देखते हैं सिंडिकेट के बारे में। सिंडिकेट एक बहुत ही अनौपचारिक कांग्रेसी नेताओं का एक समूह था, इसको बहुत ज्यादा पावर था। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि भाई इसको प्रधानमंत्री बना दिया, इसको पार्टी जो है ये बना दिया वो बना दिया, चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं। तो पार्टी के अंदर एक दबदबा होता है, एक समूह होता है, वो था सिंडिकेट। उस समय यानी 1967 का हम लोग बात कर रहे हैं, समझिए। कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से सूचित किया गया। किसके नाम से, सिंडिकेट। इस समूह के नेताओं का दबदबा पार्टी के संगठन पर था। सिंडिकेट के अगुवा के कामराज और मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। सिंडिकेट के जो अगुवा कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, के कामराज और मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, समझ गए। सिंडिकेट की सहायता से लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने थे। किसकी सहायता से, सिंडिकेट की सहायता से, क्योंकि उस समय चुनाव तो हुए नहीं थे। चुनाव तो हुए थे आपका 1962 में, लेकिन एक बार 64 में भी बना और एक बार आपका 66 में भी बना। ठीक है, तो बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जो है वो किसकी सहायता से, सिंडिकेट की सहायता से जो प्रधानमंत्री बने थे। और इसके जो अगुवा है वो कौन करे थे, कामराज और मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। अब के कामराज के बारे में आप 2-3 बार सुन लिए के कामराज के बारे में, चलिए समझते हैं। के कामराज की जो पैदाइश है वो 1903 ईस्वी को होता है, उसकी जो मृत्यु है कब होती है, 1975 को। ध्यान दीजिएगा, उसकी पैदाइश 1903 ईस्वी में, मृत्यु 1975 में। स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे। क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी, मतलब जब आजादी आजादी नहीं मिली थी उस समय ये जो है हम लोगों के लिए फाइट कर रहे थे। मद्रास यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन, के कामराज जो है वो तमिलनाडु, जिसको अभी तमिलनाडु बोला जाता है उसमें मद्रास बोला जाता था, इसके मुख्यमंत्री भी थे। मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए ये बहुत मशहूर थे। शिक्षा का प्रसार करने के लिए और स्कूली बच्चा को दोपहर का भोजन देने के लिए योजना लागू किए थे, इसी के लिए फेमस हो गए थे। कौन, के कामराज। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने सबसे पहले दोपहर का भोजन देने के लिए योजना लागू किया, तो वो था के कामराज। ठीक है, 1963 में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, वरिष्ठ मतलब बहुत बड़े बड़े, सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को, वरिष्ठ का मतलब टॉप लीडर, ठीक है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सके। यह प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से मशहूर हुआ। तो कब दिया था, 1963 में जो है एक प्रस्ताव रखा था, वो सभी वरिष्ठ नेताओं को दिया था, इस्तीफा दे देने के लिए कहा था और अपेक्षाकृत युवा पार्टी की कार्यकर्ता को कमान संभालने के लिए कहा था। यह प्रस्ताव को जो है कामराज योजना के नाम से मशहूर हुआ। आप कांग्रेस यानी कि ये जो है क्या कांग्रेस के सदस्य भी रहे थे। कौन, के कामराज। तो चीजें आपको समझ में आ गई, के कामराज के बारे में, सिंडिकेट के बारे में समझ में आ गई, किस तरीके से एक समूह का दबदबा चलता है। अब आगे हम लोग देखते हैं इंदिरा बनाम सिंडिकेट, यानी कि इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, इन दोनों के बीच आखिर जो युद्ध चलता है उसको देखते हैं। उसके बाद फिर जो है इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। वैसे चलिए, अब वीडियो भी ज्यादा बड़े नहीं बने। देखिए, इंदिरा बनाम सिंडिकेट, इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट। समझिए, इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं, इसको असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि अपने पार्टी के भीतर मौजूद सिंडिकेट से मिली थी। क्योंकि आपको अगर थोड़ा कहानी बताएंगे, आगे आने वाले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि ये जो सिंडिकेट है ये ऑपोजिशन के साथ मिल जाता है। ये जो कांग्रेस पार्टी है वो दो पार्टी में बदल जाता है, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर। कांग्रेस आर जो है वो इंदिरा गांधी की होता है और कांग्रेस ओ जो है वो सिंडिकेट लेता है, यानी कि मोरारजी देसाई ले लेता है। फिर मोरारजी देसाई जो है वो अलग पार्टी जनता पार्टी वगैरह के साथ मिल जाता है और ये जो कांग्रेस है वो अलग इंदिरा गांधी की हो जाती है। फिर इंदिरा गांधी की दबदबा बहुत बढ़ जाती है और इसीलिए इसको असली कांग्रेस इसी को कहा जाता है। किसको, कांग्रेस आर को, जो कि इंदिरा गांधी की नेतृत्व में रहती है। तो इसके बाद फिर 1977 में आगे आने वाले अध्याय में सब पढ़ेंगे, अभी आप ज्यादा मत सुनिए। देखिए, तो इंदिरा गांधी को असली चुनौती जो है विपक्ष से नहीं बल्कि अपने पार्टी के भीतर मौजूद सिंडिकेट से मिली। क्योंकि सिंडिकेट को लग रहा था कि हमने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया है तो वह हमारे बातों पर चलेगी, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाने के बारे में सोचती थी। इस तरह इंदिरा गांधी को दो चुनौती का सामना करना पड़ा। एक तो अंदर में, यानी कि सिंडिकेट उससे करवाना जो चाहता था वो नहीं किया। दूसरा, सिंडिकेट के प्रभाव से आजाद होकर अपना मुकाम बनाना, पहला मतलब कि चुनौती था। दूसरा चुनौती था कांग्रेस ने 1967 के आम चुनाव में जो सोचा था उसे हासिल करना, यानी कि 1967 के आम चुनाव में जो सोचा था नहीं, जो खोया था एक प्रकार का। क्योंकि समझ सकते हैं बहुत ज्यादा
कांग्रेस पार्टी की जो एक प्रकार का दबदबा बिल्कुल समाप्त हो गई थी, बिल्कुल। तो उसी को जो है हासिल करना एक प्रकार का ये चुनौती था, किसके? इंदिरा गांधी के सामने। अब राष्ट्रपति पद का चुनाव, तो हम लोग जो है इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त कर देते हैं मेरे ख्याल से आज का वीडियो में, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव, फिर परिणाम भी है, फिर बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में जो है आपका राष्ट्रपति पद का चुनाव, यहाँ से यानी कि पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति पद का चुनाव जो कि 1969 में, और सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी के बीच कैसे कैसे इन दोनों के बीच एक प्रकार का युद्ध चलता है। युद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच जो चलता है बोलचाल, क्या क्या चलता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देख लिए इंदिरा गांधी के वर्सेस सिंडिकेट के बारे में। वैसे हम लोग को यहाँ से इधर ही पढ़ना था, चलिए कोई बात नहीं, कल थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देंगे। तो आज हम लोग चैप्टर को ही समाप्त करते हैं, मतलब कि वीडियो को ही समाप्त करते हैं। कल पार्ट 2 में आपका चैप्टर को समाप्त कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में। और वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, पूरी सिलेबस की यहाँ पर तैयारी होगी, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर